ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। देखने बच्चों चला। सवाल करेंगे सर। नहीं तो अनम्यूट है ना? अनम्यूट है ना? पॉपुलर नहीं होगा। और उसके लोग साथ में अब ये किसने लिखी? ये आगे की होती है सैमसंग वो भी सैमसंग। ठीक है। ऑनलाइन आवाज क्लियर है, राइट? आप लोग अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें जी, क्लास का आगाज करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। आप लोग थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज, तो मेरे लिए आसानी रहेगी। आप भी प्लीज थोड़ा सा अगर आ जाएं तो मुझे स्पेन कम करना पड़ेगा। अच्छा जी, माय नेम इज हुनैन सिकंदर एंड आई हैव बीन टीचिंग लॉ सिंस 2007। लॉ, आपका मर्केंटाइल लॉ, जो आपका बिजनेस लॉ है, जो आपका कंपनी लॉ है, जो आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2007। आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ ICAP, फेलो मेंबर ऑफ PIPFA, associate member of Institute of Corporate Secretaries of Pakistan. I have done my LLB with third position from SM Law College, and I have been working with various national and multinational companies for the last 17 years. So currently serving at Lucky Cement. So this is my introduction. और यस, आई वेलकम यू ऑल कि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज हमारी कंपनी लॉ की सेकेंड क्लास है, राइट? सर तलाल की फर्स्ट क्लास हो चुकी। तो जस्ट टू हैव अ फील कि आप लोग क्या सोच के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आई वुड लाइक कि आप लोग थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि क्या आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। तो जस्ट एनीबडी के आप लोगों ने अभी क्या पेपर्स दिए हैं? जी। MFA और ऑडिट दिया है, ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट है। तो इस लास्ट अटेम्प्ट में आपके कितने सब्जेक्ट्स बचे? FAR 2 और C लॉ, दो पेपर, राइट? और आप सबका भी यही हाल है? ठीक है, तो कितने पेपर दे रहे हैं अभी? लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि आप सबकी ये इंशाल्लाह अभी जो रिजल्ट आता है आप लोग पास कर जाते हैं तो ये आपकी लास्ट अटेम्प्ट होगी? सेकेंड लास्ट? सेकेंड अटेम्प्ट बनेगी, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट बनेगी। अच्छा। और जो अभी आपने अटेम्प्ट दी है, ये आपका फर्स्ट टाइम था इन ICAP जिसमें आपने राइटिंग वाला पेपर दिया, राइट? ऐसा ही है? B लॉ सबने दे दिया, ठीक है, टैक्स भी सबने दे दिया। तो यानी कि लॉ की थ्योरी का ये आपका आखिरी पेपर, सही है? ठीक है। और
अगर ये ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप अगर अनम्यूट करके कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इस पे बच्चों की तादाद रिलेटिवली लो है, तो यू कैन डू इट, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। तो देखिए, दो तीन चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। वी विल ऑब्वियसली डिस्कस अबाउट द टॉपिक, हम कैसे लेके चलेंगे, ये सारी चीजें कैसे लेके चलेंगे। सी लॉ जो है ना, ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पेपर। सी लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्यों? इसकी वजह यह है कि आप चाहे आई कैप में हो, चाहे आप आईसीएमए में हो, चाहे आप एसीसीए के अंदर हो, तो जब आप फाइनल लेवल पे जाते हैं तो इन तमाम पेपर्स के एडवांस वर्जन आपको टेस्ट हो। तो इसका मतलब अगर आपका टैक्स, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपका किसी हद तक एमएफए, कंपनी लॉ, अगर इसकी बेस आपकी मजबूत है तो आपके जो सी फैप लेवल के पेपर्स हैं वो आपके इंशाल्लाह आराम से निकल जाए। बट अगर आपकी बेस मजबूत नहीं है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। और फिर उस प्रॉब्लम की वजह से होता क्या है कि बच्चे अपनी आर्टिकलशिप तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट उनके पेपर पास नहीं होते। अब जब उनके पेपर पास नहीं होते तो फिर उनको जॉब में मुश्किल आता। अच्छा, अब तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका ये जो कंपनी लॉ का पेपर है, ये आपके लिए क्रिटिकल है। एक मैंने आपको रीजन बता। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई नॉलेज, आप में से कितने बच्चों ने एडीसी में इनरोल नहीं कराया? क्यों? वजह? एडीसी यानी कि बी कॉम, क्यों नहीं कराया? वजह? कोई सॉलिड वजह है? बाहर जाना है? नहीं जाना? चलो, पाकिस्तान में रहना है? व्हाट इफ के सीए नहीं होता? व्हाट इफ एक, हम सब प्रोफेशनल स्टूडेंट है ना, राइट, हम सब प्रोफेशनल है, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन को छोड़ के हमने बोला अब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेंगे। एकेडमिक होता कि आप बीबीए कर रहे होते, फिर उसके बाद एमबीए करते, या बीसीएस करते, या जो है वो डॉक्टरेट में जाते। हम प्रोफेशनल में आ गए। व्हाट इफ के हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं आती? फिर आपका फॉल बैक प्लान क्या है? एनीबडी? क्या है? नहीं है ना, सोचा ही नहीं हमने कभी इस तरीके से। तो फिर आप क्या करोगे? फिर बोले कि सर हम एसीसीए में चले जाएं। अच्छा ठीक है, अगर एसीसीए भी नहीं हुआ, फिर हमारे पास प्रोफेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एक रास्ता निकलता है। बट आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद जब आप डिसीजन मेकिंग करने आते हो, ठीक है मैंने एकेडमिक में जाना है, ओहो अब तो मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, 4 साल का बैचलर है, 2 साल का मास्टर है। तो फिर क्या करेंगे? आज कैफ एडीसी के इक्विवेलेंट है, कल नहीं रहा तो भाई सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने एडीसी में दाखिला लेना है। इससे मुझे कोई माली फायदा नहीं हो रहा। क्या ये नहीं समझेगा कि ताबानी साहब मुझे कोई आपसे पैसे ले लोगे तो उसका 10% कमीशन मेरा होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आपने एडीसी नहीं किया हुआ होगा, आपको बाहर के मुल्क जाना है, वो आपको सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे आजकल वीजा नहीं दे रहे, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो एडीसी तो करना ही करना है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप नहीं कर रहे तो समझो आप आधी तैयारी कर रहे हो, और एडीसी के बाद भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा वो एडीसी के बाद डिस्कस होगा। तो बराए मेहरबानी, या तबानीज में आपको आसानी मिली हुई है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। जो चीज आप कैफ के दौरान पढ़ रहे हो वही एडीसी में, सिवाय इस्लामियात वो आप इंटर में पढ़ चुके, उर्दू इंटर में पढ़ चुके, वही नसर निगार की खसूसियात और शायर की खसूसियात और खुलासे और मरकजी ख्याल वगैरह। इंग्लिश की किताब, इंग्लिश आप सबको आती है, पाकिस्तान स्टडीज आप सब कर लोगे।
जब आपने मुश्किल पेपर आई कैप के दे दिए तो फिर ये एडीसी कुछ भी नहीं। मैंने अपने जमाने में बीकॉम किया था, मैंने बीकॉम भी किया, मैंने एलएलबी भी किया, मेरी एलएलबी में थर्ड पोजीशन थी, मैंने एलएलबी में की कहीं से ट्यूशन नहीं ली। उसमें 25 लॉ के डिफरेंट सब्जेक्ट थे। आप लोगों की तो 2 लॉ में हालत टाइट हो गई, मेरे तो 25 थे। और मैंने वो फर्म की आर्टिकलशिप के दौरान कंप्लीट किए थे और मेरी थर्ड पोजीशन, एंड आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और बीकॉम हमने कैसे दिया था, एक एक रात जाग के, बस दैट्स इट। तो एडीसी तो आपने करना ही करना है, ये तो आप लिख लें, आज पहली फुर्सत में फॉर्म लें, जमा कराएं, खत्म करें। वरना आप अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं मारे, कुल्हाड़े पे पैर मार, ये मैं आपको क्लियर कर। तो कमिंग बैक, ये तो हो गई एडीसी की बात। अब हम आ जाते हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? कंपनी लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि गॉड फॉरबिड आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट नहीं होती, तो इस कंपनी लॉ की बुनियाद पे आप मुख्तलिफ लॉ के कोर्सेज करके किसी भी कंपनी में आप असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी लग सकते हैं। उसका काम क्या होता है? टू इंश्योर कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक काम करे। तो ये भी एक अच्छी फील्ड। स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख रुपए, हाईएस्ट सैलरी 20 लाख रुपए पर महीना। तो ये आपको इसलिए कंपनी लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ने का मैंने आपको दूसरा फायदा, पहला ये है कि इसका एडवांस वर्जन आपको देना है। दूसरा ये है कि अगर कोई ऊंच नीच होती है तो इस सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ की बुनियाद पे आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और तीसरा ये कि ये कंपनी लॉ आपको चाहते ना चाहते हुए भी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं हिट करेगा। आप फर्म में जाओगे, वहां पे आपको कंप्लायंस विद कंपनी लॉ, कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के असाइनमेंट्स करने होंगे। आप फर्म के बाद नौकरी में जाते हैं, वहां पे आपको हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, मैंने स्टार्ट किया था, मुझे बोला आप हेड ऑफ फाइनेंस भी हो, आप कंपनी सेक्रेटरी भी हो, अब मैं क्या करूं? मुझे तो आना चाहिए लॉ। तो ये तमाम अवामिल मिलके आपको कंपनी लॉ को स्ट्रेंथ के साथ पास करना होगा और बेस बनानी होगी, क्योंकि याद रखिए आपके सी फैप के जो पेपर है ना, उसकी ट्यूशन ऐसे नहीं होती जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे वो, या जैसे ये बच्चे मेरे पास ऑनलाइन पे बैठे हुए, ऐसा नहीं होता। वो अब रिकॉर्डेड लेक्चर का सिस्टम है। और टीचर असिस्टेंस भी नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे पूछ लो, हाँ सर इसका ये हमें समझ नहीं आ रहा, बराए मेहरबानी इसको एक्सप्लेन कर दें, ऐसा कोई सिस्टम मैंने नहीं देखा अभी फिलहाल। कोई एक दो टीचर कर रहे हो तो कर रहे हो, बट ऐसा सिस्टम मैंने नहीं देखा। तो दैट इज वेयर यू नीड टू डू। और एक और चीज याद रखिए कि जैसे आप सब बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पे मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इसी तरीके से आपकी कंपटीशन में नॉर्थ में भी बच्चे हैं, इसी तरीके से आपके कंपटीशन में दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी बच्चे हैं, इसी तरीके से आपके कंपटीशन में ऑल अक्रॉस पाकिस्तान बच्चे हैं, और इसी तरीके से आपके कंपटीशन में आईसीएमए, पेफा, एम कॉम, एमबीए कंपटीशन में बच्चे बैठे हैं। तो अगर आप ढीले मस्त मलंग माहौल की तरह चलते रहेंगे कि हाँ भाई एक पेपर पास हो गया, चलो अल्लाह का शुक्र, और एक एक करके हम पास कर लेंगे या दो एक करके पास कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो आप पेपर दे सकते हैं, अगर आपने उसकी कोशिश नहीं की, तो लेट मी पुट दिस वे, देन यू कैन नॉट बिकम अ लीडर, देन यू विल बी पार्ट ऑफ द क्राउड। और मार्केट में कंपटीशन सख्त है। मार्केट में इस वक्त एक से एक बच्चा आ रहा है। कितनी साल हो गए, कितनी उम्र है आप लोग? स्वीट 16 है, 20 हो गई, ठीक है। 20 कहाँ टाइम लगाया एक्स्ट्रा? कहीं टाइम नहीं लगाया, ठीक है, हाँ सही, 20 सही, 20 हो गई ना। 19 20 21 इस तरह है। मेरे पास 23 23 साल के बच्चे आ रहे हैं क्वालिफाइड, आर्टिकलशिप कंप्लीट है। मैंने खुद 23.5 में क्वालिफाई किया था 2007। और इसमें ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कोई सुपर इंटेलिजेंट, नॉर्मल। तो मार्केट में सब कंपटीशन सख्त है। तो
मकसद ये तमाम चीजें बताने का कि आपको अपने आप को बर्न करना पड़े। ठीक है, मेरी आप लोगों से बिजनेस लॉ की क्लास में मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने कुछ अरसे से इसको पढ़ाना छोड़ दिया है। बट ये वो चीजें हैं जो कि मैं हर दफा क्लास स्टार्ट करने में एम्फेसाइज करता हूँ कि यू गाइस नीड टू बर्न योर सेल्फ इन ऑर्डर टू एक्सीड। अगर आप नहीं करेंगे आपकी जगह कोई और ले जाएगा। हर बच्चा यूनिलीवर में नहीं जा सकता, क्योंकि यूनिलीवर में एक पोजीशन है, एक टेबल कुर्सी पड़ी हुई है। तो अगर उसके उम्मीदवार 100 हैं तो 100 में से एक ही उस पर बैठ सकता है। अब देख लें कि वो कौन हो, आप में से कोई एक होना चाहिए। सिमिलरली आपको पीएनजी में जाना है, रैकेट में जाना है, आपको पीएसओ में जाना है, यू नेम इट, जो बड़ी कंपनियां हैं, आपको compete, आपका कंपटीशन सख्त है, एंड दैट इज वेरी श्योर। कोई सवाल यहाँ तक? कोई परेशानी ऑनलाइन वालों, तुम लोगों का कोई सवाल, कोई इशू? अच्छा जी, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑल ओके, ठीक है भाई, ऑल ओके। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मेरी बुक है, बट अभी मैं बुक की बात नहीं करूंगा, पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट जो है वो कंपनी लॉ का बड़ा आसान है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। सर बिजनेस लॉ में बड़ा मुश्किल लगा, बिजनेस लॉ की तरह नहीं। तब बिजनेस लॉ में हमारा सबसे बड़ा फियर फैक्टर था केस स्टडी, ऐसा यहाँ पे केस स्टडी नहीं आता। बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का सब सब्जेक्ट मर्ज था, और अब नई स्कीम में मर्ज है। तो मैं बच्चों को बोलता था अगर जुगाड़ लगा के पास करना है ना, कंपनी लॉ को रट लो, आप पास हो जाओ। और बच्चे पास हो भी जाते हैं। आपका जो ये सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, ये कितने पेज का है पता है आपको? कितने पेज? अंदाजन तुक्का मार। 270 है किताब किसी के पास? आखिरी पेज देखें। 294 में से हम जो खाली पेजेस वगैरह हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, कितने हो गए होंगे? 250, ऐसा? और मैं आपको कहूँ कि आपका कोर्स सिर्फ 100 पेज का है। 100 पेज याद कर सकते? क्या नहीं कर सकते? 100 पेज कर सकते हैं ना? आज हम खड़े में कौन सी सितंबर पे? 20। और आप लोगों के लिए टेल का केस दिन कब है? रिजल्ट आना है ना भाई, 28 सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो एक महीने आप लोग फुल सराहत पे चल रहे। तो इस एक महीने के दौरान हम आपका स्लोली ग्रेजुअली चल रहे होंगे, बट जब एक महीने बाद तय हो जाएगा कि भाई हाँ हमें कंपनी लॉ देना है, तो फिर हम फुल स्पीड भाग रहे हो। बट हैविंग सेड दैट, हमें कितने पेज याद करने हैं? तो यानी कि 28 अक्टूबर से हमारे पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कमिटमेंट ये होती है कि हम एग्जाम से एक महीना पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दें, राइट? तो 3 महीने होंगे हमारे पास पढ़ने के लिए और रटने के लिए। तो इसका मतलब हर दिन का एक पेज हो गया, हर दिन का लगभग 1 से 1.5 पेज हो गया ना? तो ये आप लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? डुएबल है या नहीं? है ना? कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही मुझे, है ना? बस बस ये इंपॉर्टेंट, आवाज आनी चाहिए। मोटू तूने आवाज नहीं निकाली। तो 100 पेज। अब सर हमारी स्टडी पैक तो कितने पेज की नजर आ रही है हमें? 250 पेज की। जरा इसको घुमाएं, घुमाएं जरा, खोल के घुमाएं। बीच में देखें इलस्ट्रेशन आ रही होंगी, बड़े बड़े टाइटल आ रहे होंगे, फिर समरियां आ रही होंगी, ये सब आ रहा होगा, एग्जाम्पल और फलाना ने ढिमकाना, वो सब निकाल दो तो 100 पेज है, बस दैट्स इट, 100 पेज। और सिर्फ 2 लॉ। और 2 लॉ भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
कानून ने ये किया कि प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक अलग लॉ बना दिया। पहले वो कंपनी लॉ का हिस्सा होता था, अब उसको स्प्लिट कर दिया, बट है वही कंपनी लॉ जैसा। अब बी लॉ में आपने क्या क्या पढ़े थे, जरा मुझे बताएं। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिनका बच्चा, और मनी लॉन्ड्रिंग, और आईटी वाला एक चैप्टर था, और ये वो आर्बिट्रेशन वाला, ये सारे कचरे वचरे थे। ये नहीं है यहाँ। तो जिंदगी आसान हो गई भाई, एक लॉ है। ठीक है। अब पासिंग परसेंटेज, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हर 10 में से 3.5 बच्चा पास हो रहा है, यानी कि 35%। तो ये अगर 10 बच्चे बैठे हुए तो उसमें 3.5 बच्चे पास हो, ये है आई कैप का पास। हमारा पासिंग रेट रिलेटिवली बेहतर है, 10 में से 6 बच्चा पास। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है? क्या है? किसका? टीचर का या स्टूडेंट का? स्टूडेंट का। बस स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, प्रॉब्लम है। मैं आपको पहले दिन अपने नोट्स थमा दूंगा। अच्छा, बाय द वे, आपकी मर्जी है कि आप स्टडी पैक से पढ़ना चाहें या मेरे नोट से पढ़ना। आपकी फैकल्टी डिवाइडेड है। मेजॉरिटी कोर्स मैं लेके चल रहा हूँ। सर तलाल मुझे इसमें हेल्प आउट करते हैं, सर तनवीर मुझे इसमें हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों ने मेरे साथ ये कॉन्स्पिरेसी की हुई है कि ये मेरी किताब से ही पढ़। बट आप चाहें तो स्टडी पैक से पढ़ सकते हैं, चाहें तो मेरे नोट। स्टडी पैक में मुश्किल इंग्लिश है, और मैं पहले नोट्स नहीं देता था। इस दफा मेरे नोट्स का शायद 13वां एडिशन, यानी कि हर साल में मैं 2 एडिशन निकालता रहता, इंप्रूव करता रहता। उसकी वजह यह है कि मैंने ये फील किया कि स्टूडेंट को ये किताब जो 250-300 पेज की ना, वो देखते ही उसकी हालत टाइट हो जाती है, अबे ये हमसे नहीं हो। तो मेरा लाजमी सी बात है, मैं 2007 से पढ़ा। 2017 में मुझे हो गए 10 साल, और 2024 में मुझे हो गए 17। तो 17 साल का कोई ना कोई तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, और मैंने खुद भी पेपर दिए कि बच्चे के दिमाग में चीज कैसे डंप करनी। तो उस साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपने नोट्स तरतीब दिए में, और उसका फायदा ये। अच्छा, एक सवाल आएगा सर जहन में कि स्टडी पैक हमें खोल फिर भी लेना पड़ेगा? नहीं, एवरीथिंग इज कवर्ड इन माई नोट्स। स्टडी पैक की इलस्ट्रेशन तक मैंने कवर कर दी। नोट्स है, नोट्स के साथ टॉपिक वाइज पास पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन, एग्जामिनर कमेंट, सॉल्यूशन, 2014 तक। एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सब इसमें डाल दिया, ताकि बच्चे को सिर्फ एक किताब घुमानी पड़े, एक किताब वो घुमाता रहे। तो ये आपकी मर्जी क्या, बट मैं पढ़ाऊंगा इस किताब। ठीक है, ताकि ये अंग्रेजी आपके लिए आसान। तो पढ़ना किसने? स्टूडेंट ने। तो क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से पहले किताब नहीं खोल सकता? गुनाह है? लिखा हुआ है कहीं? लिखा हुआ है तो बताओ। नहीं लिखा हुआ ना? अंग्रेजी आप सबको आती है? आती है ना? तो और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एज अ टीचर बोल रहा हूँ मैं आपको, कि कंपनी लॉ टैक्स से भी आसान है, और कंपनी लॉ जो है ना, वो बिजनेस लॉ से भी आसान। और मैं इतना बोल सकता हूँ, चलो तापानी साहब को नुकसान भी पहुंचा दे, कि अगर आपने चैप्टर 1 तमीज से पढ़ लिया ना, तो आप क्लास छोड़ के भी पास कर सकते हो, बट आपका दिमाग तेज होना चाहिए। बट क्लास छोड़नी नहीं भाई।
क्योंकि आपको पेपर पास करना है इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट इसके साथ आगे के लिए बेस भी मजबूत करना, क्योंकि सी फैप इट विल बी ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर। तो अगर आपको जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि मे का मतलब क्या होता है और शेल का मतलब क्या होता है और एंड है तो क्या समझा जाएगा और है तो क्या समझा जाएगा, तो वो बेस हमने आपकी मजबूत करनी है ताकि आप आगे चल के आपके जिंदगी में मुख्तलिफ लॉज से वास्ते पढ़ेंगे तो आप जब किताब खोलो तो आप उसको इंटरप्रेट कर लो आसान। फॉर एग्जाम्पल आप के इलेक्ट्रिक का ऑडिट करने गए, के इलेक्ट्रिक एक स्पेसिफिक कानून के तहत बनी, उस कानून के तहत अकाउंटिंग भी हो रही है। अब क्या के इलेक्ट्रिक का कानून हमने आपको पढ़ाया? तो आप कैसे ऑडिट करेंगे? या आप वहां के सीएफओ बन गए तो आप कैसे उसकी अकाउंटिंग इंश्योर करेंगे? यू नीड टू रीड दैट आउट। हाँ, वकील आपको जरूर सपोर्ट करेगा, बट आपको खुद भी तो कुछ आना चाहिए। गेटिंग में? तो मुझसे पहले किताब खोल के पढ़ लेंगे। अच्छा मैं बताऊं मैं क्या करता था, मैं अपने टीचर को ना बहुत तंग करता, मैंने भी तबानी से ही पढ़ा। ये जो बिल्डिंग है ना जिसमें आप लोग बैठे हुए हैं, ये जब मैं कैफ के आखिरी पेपर, हमारे जमाने में हम उसको मॉड्यूल डी कहते थे, तो उस जमाने में बिल्डिंग बन रही थी और ये तोड़ फोड़ होती थी और हम यहाँ ही बैठे थे। तो जो भी मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता था ना, यानी कि जैसे आप लोगों का सब्जेक्ट स्टार्ट होता, मैं पहले से उसके पास पे पढ़ लेता। स्टडी बैग हमारे जमाने में नहीं होती थी, हम डायरेक्ट कानून की किताब से, और उसमें से पहले दिन से मैंने टिक कर लिया, हालांकि मैंने तो आपको टॉपिक वाइज दे दिया कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं। भाई पास पेपर तो फ्री में अवेलेबल है ना, अभी तो डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी है, तो पास पेपर खोल के देख नहीं सकते? देख सकते, स्टडी पैक भी खोल के देख सकते। तो पास पेपर हमारे जमाने तो ये इंटरनेट पे नहीं होता था इतना, तो मैं पहले से गया किताब ली, उसमें से मैं पहले से मार्क कर लेता था ये सवाल बड़ा क्रिटिकल है, तो जब टीचर वो सवाल करा रहा था ना मैं टीचर की ऐसी की तैसी कर देता। एंड आई हैड ग्रिप फ्रॉम द डे वन के अच्छा मेरी अप्रोच इन द पेपर ऐसे होगी। टैक्स का पेपर दिया आप लोगों ने, उसका जरा मुझे बताएंगे कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का प्रोपोर्शन कितना है? 80-20% है, राइट? ठीक है। और सेल्स टैक्स कितने पेज का है? अच्छा, और इनकम टैक्स कितने पेजेस का है? 200-250 ठीक है। अच्छा मेरे जमाने में सेल्स टैक्स इतना उभरा हुआ नहीं, मेरे जमाने में था 85-15, और सेल्स टैक्स की डेफिनेशन थी और थोड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया उसमें 12 पेज याद करूंगा तो 15 नंबर मिल जाए, 12 पेज पी गया मैं, 15 नंबर हो गए। फिर मैंने देखा यार ये इनकम टैक्स के अंदर सबसे मुश्किल चीज जिसमें सर ने, अच्छा मैंने टैक्स किससे पढ़ा था पता है? किससे पढ़ा होगा बताओ, तुक्का मारो। तबानी साहब, बोलो। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1969 कन्वर्ट हुआ था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, और मैं अटेम्प्ट दे रहा था 2003, बल्कि नहीं 2002 में, यानी कि ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट हुआ था और वो फर्स्ट अटेम्प्ट थी 2001। तबानी साहब आगे खड़े हो गए पढ़ाने के, वैसे ही बच्चे भाग जाते हैं अकाउंट, बोलते हैं समझ नहीं आती सर क्या पढ़ाना, ऐसा ही है ना? नहीं है? अच्छा पढ़ाते हैं पक्का? देख लो तुम लोग पीठ पीछे तो बहुत बुराई करते हैं। तबानी साहब अच्छा पढ़ा, मैं उनकी अप्रोच से बड़ा मुतासिर वैसे होता। तो 15 पेज ये हमने खड़का दिए, फिर मैंने देखा यार तबानी साहब ने हमारा दिमाग पका दिया पर्सनल टैक्सेशन में, यूं पीएफ है ये, रजिस्टर्ड पीएफ, अनरजिस्टर्ड पीएफ, और मेडिकल में ये, और सैलरी के अंदर ये, और दिमाग पका दिया। और एओपी की टैक्सेशन में और इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर उन्होंने और दिमाग था।
तो मैंने कहा यार ये साइड में, एडमिनिस्ट्रेशन में से कितने सवाल आते? तो एडमिनिस्ट्रेशन में से 5 नंबर का सवाल आता है, 15 और 5 हो गए 20। फिर हमने देखा कि भाई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में से कितने सवाल आते, जिसका 3-4 पेज का है, उसमें से भी 10 नंबर का सवाल आता है। तो ये हो गया 30। अब आजू बाजू में बचा क्या, डेफिनेशन आती थी हमारे जमाने में दबा के, तो 28 के करीब डेफिनेशन पढ़नी थी, वो 15 नंबर की आती। हो गया 45। सैलरी टैक्सेशन में कुछ तो मैं तुक्के मार लूंगा, पीओपी की टैक्सेशन में कुछ तो मैं तुक्के मार लूंगा, पेपर पास हो नहीं आता था, इस तरीके से पेपर पास कर। तो इंटेलिजेंट वर्किंग क्या है, अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है स्क्रीन पे आपकी वेटेज नजर आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। ये आपकी स्क्रीन पे मुझे वेटेज, ठीक है। अब अगर इसमें ये हम देखें, इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर, इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर, 15 से 20 नंबर की वेटेज। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 20 से 25 नंबर की वेटेज। मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव 30 नंबर की वेटेज। अकाउंट्स एंड डिविडेंड 15 से 20 नंबर की वेटेज। वाइंडिंग अप 15 से 20 नंबर। ये हो गया 100 नंबर का पेपर। ये कितनी वेटेज नजर आ रही है? 15 से 20। कितने सेक्शन नजर आ रहे हैं? 11। वाइंडिंग अप का कितने चैप्टर है? एक। पेज नंबर 156 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 169 168 पे खत्म हो रहा है। एक पेज टाइटल पेज, एक पेज। तो 157 से स्टार्ट होके 168 पे खत्म हो रहा है। कितने नंबर, कितने पेज हो गए? 12 पेज हो गए। 12 पेज याद करके 20 नंबर में मैं उठा सकता हूँ। तो क्या होना चाहिए, ये चैप्टर तो हमें पी जाना है। एक मैं सेंस दे रहा हूं कि लुक फॉर दोज टॉपिक्स जहां पे कम चीज याद करके ज्यादा नंबर मिले, चाहे वो 5 नंबर का टॉपिक क्यों ना। क्योंकि बच्चा फेल कितने पे हो रहा है? 49 पे। 49 पे फेल हो रहा है ना। इसका मतलब एक एमसीक्यू सही कर लेता, पास हो जाता। यानी कि हर सवाल में आधे नंबर चाहिए। कितने सवाल आ रहे हैं आपके पास? 10। और हर सवाल, पहला सवाल छोड़ो एमसीक्यूज होते हैं, बाकी जो 9 सवाल बचे, हर सवाल के अंदर 2 या 3 पार्ट होते हैं, या एक सवाल होता है जो हवाई जहाज किस्म का होता है, बड़ा वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 के करीब सवालात या 17 के करीब सवालात हैं, हर सवाल में से हमें आधे नंबर चाहिए। तो 85 में से मुझे कितना स्कोर मारना है? 35 नहीं, एमसीक्यू तो पूरे सही कर लेगा, तुक्के सही मार लेगा ये। हाँ, अगर एमसीक्यू बजाय ट्रू फॉल्स होते ना, मैं बोलता हाँ भाई ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, सबके आगे ट्रू 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 लिख दो, कुछ तो सही हो जाएंगे। हम जब इंटर में थे ना, पाकिस्तान स्टडीज और ट्रू फॉल्स आते थे 5 नंबर, ठीक है। और जब हम थोड़े मिडल में, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जीनियस भी नहीं और बिल्कुल हल्के भी नहीं, हम हर दफा परेशान हो यार, 5 में से कभी एक आता है, कभी तुक्का लग गया तो 5 आ गए, कभी 2 आ रहा है। और बिल्कुल बेकार किस्म के लड़के जिनका पढ़ने से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, उनके कभी 5 में से 4 लग जाते हैं, कभी तो करता क्या है तू? यार मैं इनी मिनी मैना वो करता हूँ, और सब में आप फॉल्स मार दूंगा, सब में ट्रू मार दूंगा, कुछ तो सही हो जाएगा। इंटेलिजेंट था बच्चा है। तो अगर ऐसा होता ना तो हमारी जिंदगी आसान होती, हम बोलते यार ऐसी की तैसी, एमसीक्यू नहीं, ट्रू फॉल्स है, सब में ट्रू मार दो, कुछ तो सही हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं बहरा। तो कमिंग बैक टू पेपर, 15 नंबर के हमारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। और 85 नंबर का जो वेटेज है उसमें क्या है, 40% रट्टा क्वेश्चन है। यानी कि 85 का 40%, तकरीबन 30 नंबर के करीब
रट्टा है। और 85 का 60% यानी कि 48 नंबर के करीब सिंपल से स्मॉल स्मॉल आसान आसान केस स्टडी। मैं इनको केस स्टडी नहीं बोलता क्योंकि बी लॉ का केस स्टडी इज डिफरेंट जजाकल, और सी लॉ का केस स्टडी डिफरेंट। या पानी पिला देंगे मुझे? अच्छा, अब ये तो हो गया 100 पेज मैंने आपको बता दिया। मैंने ये बता दिया, जुगाड़ अभी से बता देता हूं। देखो, एक चैप्टर, एक चैप्टर अकाउंट्स एंड डिविडेंड, 2 चैप्टर। कितनी वेटेज? 15 से 20। मैं कम कम वाला उठाता हूँ, 15 और 15 30। कितने चैप्टर? 3। 3 होगा, ठीक है। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग प्रोसीडिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, स्टडी पैक के हिसाब से, स्टडी पैक के हिसाब से 1 2 3 चैप्टर। मगर ये जो है ना, ये 20 और 20 40, ये आपका दिमाग पी जाए। अच्छा, बाकी 7 चैप्टर 15 नंबर में, तो दिमाग क्या बोलता? नीचे वालों को पहले कर लो ताकि हम क्लोज क्लोज आ जाए। ठीक है, अब ये ऊपर भी आपको दिखा देता हूं। अच्छा, आपके स्टडी पैक में जो चैप्टर्स है ना वो हैं 12, मेरी किताब में 17। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, जो आप लोगों की साइकोलॉजी चलती है, मैंने उसको हिसाब से तोड़ा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं। ये 17 चैप्टर नहीं, कितने पेजेस हैं? 100 पेज, सिर्फ 100 पेज हैं। अच्छा, अब आप देखें, चैप्टर 1, स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1, मेरा भी चैप्टर नंबर। स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 3, मेरा चैप्टर नंबर 2। अच्छा, 3 देखें कितनी जगह पे स्प्लिट किया है मैंने, 3 3 3 3। स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 4, 3 जगह पे मैंने स्प्लिट किया। स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 2, कितनी जगह पे स्प्लिट हो। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। ठीक है जी, ये जो मैं बात कर रहा था, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 15, 15 से 20 मार्क्स। ठीक है, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, 40 मार्क्स। यानी कि आप चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 17 तक कर लो, 70 नंबर का पेपर हो गया। अब चैप्टर 10 कहां से स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 80 से। खत्म कहां हो रहा है? 168 पे। ठीक है, इसमें बीच में एग्जाम्पल वगैरह सब निकाल दूं तो ये पता है कितने पेजेस बन रहे हैं? 60 पेज। 60 पेज, 60 पेज याद करके 70 मार्क्स। बोले आप, अब और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और क्या आसान करें हम? अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे कि बिजनेस लॉ से आसान क्यों है, अभी आपको बता देना है पूरा। आपको आज ही पूरा कंपनी लॉ में पढ़ा देता हूँ। कंपनी क्या है? क्या समझते हैं? व्हाट इज अ कंपनी? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड होती है, क्या करती है? शेयर होल्डर से पैसे लेती है, किस चीज के नाम पे? बिजनेस करने के नाम पे, बट किस तरीके से शेयर होल्डर से पैसा लेती है? ऑनरशिप देती है उसको, कैसे? कंपनी शेयर्स इशू करती है। देखिए, जब हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो हम जार्गन इस्तेमाल करते हैं। कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है। तो हाउ इज कंपनी डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप? कैसे? लायबिलिटी का एक जुमला आ गया इधर से। लायबिलिटी ये बोलता है कि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी और कंपनी में लायबिलिटी
शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान ने धंधा करने के तीन तरीके निकाले जिससे आपको फ्यूचर में वास्ता पड़ेगा। या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लोगे, या आप ऑडिट फर्म में आर्टिकलशिप कंप्लीट करके क्या बन जाओगे, पार्टनर। और पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल पार्टनरशिप जहां पे मोर देन 20 हो सकता है। बट मसला क्या है वहां पे, लायबिलिटी अनलिमिटेड एंड पार्टनर्स आर डैश ऑफ ईच अदर, एजेंट ऑफ ईच अदर। भाई एक पार्टनर ने किसी की ऐसी की तैसी करके आ गया, दूसरा पार्टनर उसका रिस्पॉन्सिबल बन गया। तो जब ये मामला हुए तो लोगों ने कहा भाई ऐसा भी कोई वर्जन ऑफ बिजनेस दो जिसमें हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो और हम एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो क्या आ गया, कंपनियां। लायबिलिटी लिमिटेड है, नाम में भी लिखा होता है लिमिटेड, पहचान है ना, नाम में वर्ड लिमिटेड आता है। तो कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो शेयर होल्डर से पैसा लेती है शेयर इश्यू करके और प्रॉफिट कमा के डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आर्टिफिशियल पर्सन, तूने आवाज लगाई थी, क्या है आर्टिफिशियल पर्सन, व्हाट इज आर्टिफिशियल। एक इंसान का बच्चा होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या करता है, आम आदमी को मैं कैसे समझाऊं कि ये नेचुरल पर्सन है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो वर्ड आर्टिफिशियल पर्सन कोइन क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि ये बताया जा सके कि कानून इंसान को एक एंटिटी के तौर पे देखता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी एंटिटी के तौर पे देखता है। बट वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको एंटिटी के तौर पे देखता है वो सिर्फ कंपनी है। पार्टनरशिप को एंटिटी के तौर पे नहीं देखता, वो देखता है ये इंसान के बच्चों का एक ग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर एक इंसान, एंटिटी, इंसानी एंटिटी है। पार्टनरशिप में ये 20 इंसान के बच्चे अलग 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 एंटिटी हैं, बट ये कंपनी एक सिंगल एंटिटी है। यानी कि सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट्स में से ड्राइंग कर सकता है, कर सकता है, अकाउंटिंग पढ़ी ना। पार्टनर्स कर सकते हैं, शेयर होल्डर कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कंपनी लॉ पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि इससे अकाउंटिंग भी ड्राइव हो रही है। आपको पता चल गया भाई ड्राइंग नहीं हो सकती। इन्वेस्टर सोल प्रोप्राइटर में पैसा डाल के वापस ले सकता है, पार्टनरशिप में डाल के ले सकता है, कंपनी में नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। सोल प्रोप्राइटर मर गया, सोल प्रोप्राइटर खलास। पार्टनर मर गए, पार्टनरशिप खत्म। शेयर होल्डर मर गया, कंपनी खत्म नहीं होगी। कैसे पता चला, कैसे पता चला? कंपनी लॉ ने बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया? कंपनी लॉ बताया। तो इसका मतलब कंपनी लॉ पढ़ना आपकी मजबूरी इसलिए कि इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ड्राइव। भाई मैं ये भी पता होना चाहिए ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सी लॉ क्यों पढ़ा रहे हैं, नार्कोटिक्स का लॉ क्यों नहीं पढ़ा रहे। रेलेवेंसी नहीं ना, तो रेलेवेंसी बिल्ड हो गई। गॉट माय पॉइंट। चलो आज पूरा लॉ हम पढ़ते हैं। तो अब आगे आर्टिफिशियल पर्सन बता दिया, तो भाई ये आर्टिफिशियल पर्सन पैदा कैसे होता है, कैसे होता है भाई, कोई तरीका होता था ना। हाँ कैसे, कैसे क्या, आज हम सब ये इंसान के बच्चे हैं, ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं, कैसे बनाते हो? एसीसीबी के पास जाते हैं, एसीसीबी के बिल्डिंग में गए, एसीसीबी बिल्डिंग कहाँ है बताओ, कहाँ, किधर, कहाँ, कहाँ? मसला ही तुम लोगों का ये ना, तुम लोग सोशल मीडिया पे हर अल्लम गुल्लम चीज सर्च करते हो। कभी अपनी पढ़ाई की चीज सर्च की, कभी कोशिश की कि भाई बिजनेस रिकॉर्डर खोल के हम सुबह सुबह देख लें, कभी कोशिश की नहीं, मीम्स क्या चल रही है वो देखें, कभी कोशिश की कि यार डॉन
के अखबार में बिजनेस साइड में क्या आ रहा है? कभी कोशिश की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसमें कंपनीज आती हैं वो किस किस्म की अनाउंसमेंट नहीं देखते ना। हाँ, तो कैसे, कहाँ है एचईसीपी का दफ्तर? इस्लामाबाद के अंदर है। कराची में कहाँ है? चंडीगढ़ रोड पे। आया है चंडीगढ़ रोड पे? कहाँ? चंडीगढ़ रोड देखा है तूने? फर्गूसन का दफ्तर वहां है। केपीएमजी का कहाँ है? तो क्या करोगे तुम लोग जब तुम आर्टिकलशिप के लिए फॉर्म भरने जाओगे? अरे भाई चलो, अभी तो गूगल मैप आ गया, उसमें डाल लेंगे। बट पता होना चाहिए ना कि ईवाई का दफ्तर कहाँ है, केपीएमजी का कहाँ है, जीटी का कहाँ है, बीडीओ का कहाँ है। ये पता है नहीं पता है तुम लोग? किस फर्म के कौन से क्लाइंट्स है ये पता है? तो ये पता टीचर की जिम्मेदारी है या कि आपको बताएगा? किसकी जिम्मेदारी? हाँ, तो ये पता करके आना। तो एसीसीबी के पास जाएंगे, एसीसीबी में किसके पास जाएंगे? किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन है? कौन है वो? इंसान का बच्चा है। उसका काम क्या है? कंपनी रजिस्टर करना। तो हम सब, हमने चलो बोला भाई क्या कराओ, करीम कराओ, पहुंच गए रजिस्ट्रार के पास। हाँ भाई चल बना कंपनी। क्या, कैसे बनेगी कंपनी? हाँ, डॉक्यूमेंट्स देंगे ना। दो डॉक्यूमेंट्स में क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे? कॉमर्स वाला कौन है? अभी तूने तो पढ़ा होगा ना। हाँ, मेमोरेंडम देते हैं। देखा, आवाज निकली ना इसकी। मेमोरेंडम देते हैं और, अबे नहीं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, दो डॉक्यूमेंट हम देते हैं। हमने बोला हाँ भाई ये रजिस्ट्रार, ये मेमोरेंडम, ये ले आर्टिकल्स, ये दो डॉक्यूमेंट है, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस आगे चल के बात करेंगे। और ये ले फीस और कंपनी बना दे। उसने बोला भाई कंपनी का नाम क्या रखा है? हमने बोला यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। बना देगा? एक मिनट देखो। हेलो, वालेकुम यार, ये जो है ना वो अख्तर हसन को जरा फॉलो अप तो कर लेना उसके लिए। हाँ जी। तो यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड बना देगा? क्यों नहीं बनाएगा? तो इंसान, दो इंसान के एक जैसे नाम नहीं होते? होते हैं ना। तो फिर कंपनी के दो नाम क्यों नहीं हो सकते? एक जैसे नाम क्यों नहीं हो सकते? कंपनीज एक्ट में मना है। अच्छा, कायदे आजम लिमिटेड बना सकते? क्यों? क्यों? इमरान खान लिमिटेड? क्यों? तेरी ऐसी की तैसी लिमिटेड है? क्यों? है? क्या हुआ? क्यों नहीं बना सकते बताओ? इसका मतलब कि नाम से मुतालिक कुछ कानून होगा। ये ना नाम का चैप्टर, कौन से नाम रख सकते हैं, कौन से नाम नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कंपनी चल रही है, एक दिन कीड़ा काटा, नाम चेंज करना, तो उसका एक प्रोसेस हो। कंपनी चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं वो भी इंसान होता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर बन सकती है? कहाँ लिखा है? मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ। डायरेक्टर इंसान का बच्चा होना चाहिए, कहाँ लिखा है? डायरेक्टर की डेफिनेशन में लिखा होगा। तो डायरेक्टर को शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं? अपॉइंट या इलेक्ट? मुझे नहीं पता, ये आपको चेक करके बताना। तो अगर डायरेक्टर इंसान का बच्चा है तो क्या हम 10 साल के बच्चे को डायरेक्टर बना सकते हैं? किसने बोला? लॉ में लिखा होगा। किसी टुन पार्टी को बना सकते? लॉ में लिखा होगा। किसी डकैत को बना सकते? लॉ में लिखा होगा। डायरेक्टर को जब इलेक्ट करें तो डायरेक्टर को लात मार के बाहर भी फेंक सकते। और डायरेक्टर कंपनी को चला रहा है तो अपना माली फायदा खुद से कर सकता है उस कंपनी। तो इसका मतलब कि डायरेक्टर कौन होगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, उसके क्या पावर हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह,
ये सब कहीं ना कहीं तो लॉ में लिखा होगा ना। ये रहे डायरेक्टर के दो चैप्टर। अच्छा ये पूरा है ना रट्टा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस लॉ में कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रट्टा है। अब जैसे मैंने पूछा ना भाई, कायदा से हम लिमिटेड नहीं रख सकते, लॉ में लिखा हो। तो ये रटना है कि कौन से नाम नहीं रख सकते, 6 नाम लिखे हुए नहीं रख सकते, सातवां उसमें शामिल नहीं होता। तो ये रट्टे के बगैर हल नहीं है, तो रट्टा आपको पक्का करना पड़ेगा। बार 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 पढ़ते रहेंगे। तो नाम की बात हो गई, तो हमने बोला कि डायरेक्टर वायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। तो हमने मेमोरेंडम बनाया, तो मेमोरेंडम में क्या लिखा होता होगा? कंपनी का नाम और कौन सा ऑफिस, हेड ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस? हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या फर्क होगा? कुछ फर्क होगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस और क्या लिखा होगा? कंपनी क्या धंधा करना चाहती है, और क्या लिखा होगा? उसके शुरू के शेयर होल्डर्स कौन है, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने वचन दिया होगा हम उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो हम रजिस्ट्रार के पास जमा करा देते होंगे, रजिस्ट्रार चेक करता होगा भाई ये कंपनी लॉ के मुताबिक है, तो वो कंपनी को क्या कर देता होगा? रजिस्टर कर देता होगा। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कोई सर्टिफिकेट देता होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मेमोरेंडम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक चैप्टर होना चाहिए। आर्टिकल्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में एक चैप्टर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसके बारे में एक चैप्टर होना चाहिए। वो लोग जो कि कंपनी चला रहे हैं, रजिस्ट्रार एक लफ्ज आया, डायरेक्टर एक लफ्ज आया, सीईओ एक लफ्ज आ जाएगा, सीएफओ एक लफ्ज आ जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी एक लफ्ज आ जाएगा, शेयर रजिस्ट्रार एक लफ्ज आ जाएगा। वो लोग कौन है, इसका जिक्र यहाँ। कंपनी की टाइप्स पता है कोई? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, और सिंगल मेंबर कंपनी, और लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो कंपनी की डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकती है, चैप्टर नंबर 1। अब ये कंपनी फॉर्म हो गई। कंपनी, क्या कंपनी एटम बम बनाने का धंधा कर सकती है? कहाँ लिखा होगा? लॉ में लिखा होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। धंधा क्या कर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा? कहाँ होगा? मार्स पे हो सकता है, दुबई में हो सकता है, कहाँ होगा? पाकिस्तान। कल को कीड़ा काटा, रजिस्टर्ड ऑफिस है कराची में, हमने बोला पिशावर ले जाते हैं, कैसे? ऐसे ही ले जाएंगे? प्रोसेस होगा ना। ये फैसला कौन करेगा पिशावर ले आने का? कौन करेगा फैसला? ऐसी की तैसी हम सारे शेयर होल्डर्स हैं, हमने 1-1 करोड़ रुपया कंपनी में लगाया हुआ है। डायरेक्टर्स को हमने इलेक्ट किया, डायरेक्टर्स आए, उन्होंने कहा भाई यार ये कराची में शेयर होल्डर बहुत तंग करते हैं, एक काम करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पिशावर ले आओ। हम अलाउ कर देंगे? हम बोलेंगे हाँ ले आओ? तरीका होगा ना उसका। तो कौन अप्रूवल देगा? शेयर होल्डर। अच्छा चलो शेयर होल्डर ने भी बल दिया, अप्रूवल दे दिया, अब क्रेडिटर का कौन देखेगा मामला? क्रेडिटर ने तो कराची में क्रेडिट दिया, वो बोला पिशावर ले आना, मैं पिशावर कहाँ जाता फिरूंगा? तो उसका कोई प्रोसेस होगा, राइट। अच्छा अब शेयर आ जाओ शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल का एक चैप्टर होगा भाई, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के हैं, डिविडेंड कैसे मिलेगा, डिविडेंड का एक चैप्टर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टस, लिस्टेड कंपनी, कंपनी को लिस्ट कराना कहाँ होता है? स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे क्या होता है? लिस्टेड कंपनी के, नहीं, लिस्टेड कंपनी के डैश ट्रेड होते हैं। गलत। सिक्योरिटीज ट्रेड होते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब, इसमें डेट सिक्योरिटीज भी आती है, आंटी ने मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया। डेट सिक्योरिटी क्या होती है?
यानी कि पब्लिक से, एक तो होता है कि हम पब्लिक को बोलते हैं ये लोग कंपनी की मलकियत यानी कि शेयर्स, हम बोलते हैं ये लोग कंपनी को उधार दो, ये लोग कागज का टुकड़ा, इसको बोलते हैं डेट सिक्योरिटी, वो भी ट्रेड। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेड होती है, तो आप आइंदा से वर्ड सिक्योरिटीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज का डिस्कस इधर भी होगा और प्रोस्पेक्टस में होगा कि कंपनी लिस्टिंग कैसे करवाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, तलाल आपकी जान खाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक सर तलाल, चैप्टर नंबर 1 2 मेरे पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 14 मेरे पास, चैप्टर नंबर 15 सर तनवीर, चैप्टर 16 में हम पुगम कर लेंगे सर तनवीर के साथ, मैं या सर तनवीर पढ़ा देंगे, वाइंडिंग अप मैं पढ़ा दूं। अच्छा, तो ये कंपनी चल रही है, मॉर्गेज एंड चार्ज का मतलब क्या है? करोड़पति बेवफार खेला है कभी? मोनोपोली खेली है? खेली कि नहीं खेली? नहीं खेली? अबे तुम लोगों ने बचपन से किया क्या है? क्या किया है बताओ? क्या होता है मॉर्गेज, क्या होता है चार्ज? गिरवी रखवाना क्या? गिरवी तो प्लेज होता है, बेलमेंट एंड प्लेज पढ़ा था, वो तो प्लेज होता है। फिल्म होता है ना, बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे की नौकरी के लिए गिरवी रखवाया सोना, वो तो प्लेज होता है। मॉर्गेज एंड चार्ज, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागजात, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट का तो ताल्लुक ही नहीं है मॉर्गेज एंड चार्ज। व्हाट इज मॉर्गेज? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कागजात अगर हम गिरवी के तौर पे रखवाएं तो वो मॉर्गेज कहलाता है। चार्ज क्या है? मॉर्गेज की थोड़ी छोटी बहन है, उसके अंदर अलग चीज है। अच्छा, अब आपने बोला भाई कंपनी का नाम ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, धंधा भी चेंज नहीं कर सकते, शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, डायरेक्टर का इलेक्शन भी शेयर होल्डर करता है, कंपनी की लोकेशन भी इस तरह आसानी से चेंज नहीं कर सकते, तो शेयर होल्डर को कैसे, शेयर होल्डर तो फैसला कैसे करता? मीटिंग बुला के। कैसे मीटिंग, कैसे बुलाते हो? नोटिस जाता होगा व्हाट्सएप पे, गया हाँ भाई कल आ जाना खापा है केबीस पे, ऐसा? कैसे? इन राइटिंग, सेक्रेटरी लिखता होगा, हाँ भाई ये क्या, नोटिस भेजता होगा, ठीक है। शेयर होल्डर को नोटिस कैसे भेजता होगा? कैसे भेजता होगा बताओ ना? कहां से एड्रेस मिलेगा मुझे? कब? कब दिया होगा भाई? बहुत मुश्किल सवाल बोल रहे हैं, सीडीसी बता, ये मुझे नहीं पता। कब दिया होगा भाई? जब उसे शेयर्स लिए होंगे तो उस वक्त अपना नाम दिया, नाम पता, बाप का नाम, फेसबुक आईडी, स्नैपचैट आईडी, ये सब दिया होगा। और वो कहाँ पे लिखा गया होगा? कौन से रजिस्टर में? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो जिनके पते रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहे होंगे उनको नोटिस जाएगा उस पते पे। कैसे? कोरियर या पोस्ट? तरीके लिखे होंगे। नोटिस में क्या लिखा होगा? मतलब नोटिस का कोई तरीकाकार होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा, उसके मिनिमम कंटेंट्स डिफाइन होंगे, उसमें एजेंडा लिखा जाता होगा, एजेंडा की कुछ टाइप्स होती होंगी, कितने दिन पहले भेजना है, और अगर शेयर होल्डर दूसरे शहर में रहता तो कैसे अटेंड करेगा, कोई तरीका होगा। चलो शेयर होल्डर आ गया मीटिंग में, हम सारे शेयर होल्डर बैठे हैं, अब तू तड़ाक चल रही है, क्या होगा मीटिंग, कैसे फैसला होता होगा, वोटिंग कैसे होती होगी, कैसे वोटिंग कैसे होती होगी, कैसे होती होगी? शो ऑफ हैंड्स का मतलब ये है? कैसे? बैलेटिंग और शो ऑफ हैंड्स में फर्क क्या है? कब शो ऑफ हैंड्स होते होंगे, कब बैलेटिंग होती होगी? देखा हुआ होगा ना। अच्छा, मीटिंग ऐसे ही हो जाएगी, मतलब हम एक कंपनी है जिसके शेयर होल्डर की तादाद 10,000 है,
नोटिस सबको गया। मीटिंग वाले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सिर्फ 2 शेयर होल्डर आए। अब मीटिंग हो जाएगी? हो भी सकती है, उसूल लिखा होगा उसका। तो मीटिंग में शो ऑफ हैंड्स या बैलेटिंग वगैरह जो भी हो रही है, तो उसके हिसाब से क्या होता होगा? मीटिंग के फैसले को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी? रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन की कितनी टाइप्स होती होंगी? कितनी? कितनी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। मीटिंग्स की कितनी टाइप होती होंगी? 3 टाइप। कैसे बुलाई जाएगी, क्या किया जाएगा? एक शेयर होल्डर है, उसको नोटिस आया, बोला मैं मीटिंग में तो नहीं आ सकता, वो क्या करे? क्या करे? क्या बता लिखा होगा क्या? वो क्या करे? अपने बजाय किसी और को भेजेगा। उस किसी और को क्या बोलते होंगे? प्रॉक्सी। तो एक बंदा ऐसे ही मुंह उठा के चले गया, उसने अखबार में पढ़ा, ओहो मीटिंग हो रही है मैरियट में, पहुंच गया, उसको बोला तू कौन है? प्रॉक्सी हूं मैं। किसका प्रॉक्सी? ऐसे ही तुक्का चला दिया, मोहम्मद शहजाद का। कोई ना कोई तो होगा शेयर होल्डर। उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठे करा। ऐसा होता होगा। फॉर्म लेके जाता होगा ना। अब वो प्रॉक्सी फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, कैसे जाएगा, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट स्टफ। फिर इसी तरीके से अकाउंट्स कैसे बनते होंगे, क्या बनते होंगे? ऑडिट। ऑडिटर हम सब की जो नौकरी है ना, वो इस कंपनी लॉ की वजह से। क्यों? कंपनी लॉ ने बोला हर कंपनी अपना ऑडिट करवाएगी। किससे? किससे? उस इंसान के बच्चे से या उस फर्म से जिसके पास ऑडिट करने का लाइसेंस हो। किससे? आई कैप से। इससे हमारी नौकरियां बनी, इससे आई कैप बना। और ये सब तो हो गया कि कंपनी अच्छी चीज चल रही है, और कंपनी गंदे तरीके से चल रही है तो फिर कंपनी को बंद करने का प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो सारी चीजें डिस्कस की, तो कंपनी लॉ इज अ प्रोसेस। प्रोसेस है। और वो प्रोसेस आप अपने दिमाग से नहीं बना सकते। हाँ सर हम एक काम करेंगे, 100 पेज पढ़ के चले आएंगे और अपने अल्फाज में लिख देंगे। नो, यू आर गोइंग टू फेल। क्योंकि आपने प्रोसेस के अंदर स्टेप्स थे जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक थे, और स्टेप नंबर 1 आपने लिख दिया स्टेप नंबर 10 की जगह पे, और स्टेप नंबर 10 आपने स्टेप नंबर 1 की जगह पे लिख दिया। यू मेस्ड अप द होल। तो रट्टा मार, रट्टे का बगैर हल नहीं। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। कोई मैंने टेक्निकल बात बोली आप? कोई टेक्निकल, कोई एक टके की टेक्निकल बात नहीं बता रहा हूं। अगर बच्चा इंटेलिजेंट हो ना, जो कि है नहीं, तो हमारा धंधा चल रहा है, तो ये खुद से भी पास कर। बट प्रोवाइडेड उसको अपने आप को रिसर्च करनी पड़ेगी, ये पड़ेगा तो आपको आसानी है, आप हमारा बेनिफिट लें। हमारे जमाने में इस तरह थोड़ी थे, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं और ये मिल रहा है और वो मिल रहा है और फलाना ढिमकाना, और सोशल मीडिया पे चल रही है सारी चीजें, तो ये सारा मामला नहीं। अच्छा, अब हो गया ये कि अभी आपको मेरे नोट्स लेने की जरूरत नहीं। मैं भी उस पर कुछ काम कर रहा हूं, मैं हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स ला रहा हूं। तो पहला जो चैप्टर होगा जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसकी मैं फोटोकॉपी टीएस आपको प्रोवाइड कर दूँ। फिलहाल सर तलाल अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं स्टार्ट लेंगे। नंबर 1, जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तब तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इस दौरान एक और चीज के रिस्क को मैं हेज कर रहा हूँ, वो ये कि आईकैप क्या करता है कि सिलेबस में कुछ उछाड़ पिछाड़ कर देता है, या कोर्स में कुछ प्लस माइनस कर देता है। तो अगर उसने इस दौरान स्टडी पैक में कोई चेंजेस कर दी, तो मैं चेंजेस भी अपनी किताब में इनकॉर्पोरेट कर। तो अगर आप स्टडी पैक भी लेना चाह रहे हैं, जो कि मेरा मशवरा है कि नहीं लें, मर्जी है आपकी, पैसे ज्यादा हैं तो खर्च कर लें, कोई मसला नहीं, तो वो आप लेंगे रिजल्ट के बाद। अभी नहीं। किसी भी चीज की स्टडी पैक अभी मत उठाइए, क्योंकि 2-3 दफा ऐसा हुआ कि बच्चों ने ले ली, उन्होंने कोई चेंजेस कर दी, अब वो नीचे जाके लड़ रहे हैं उससे, फोटो कॉपी साहब। उसने तो बेचारे ने फोटो कॉपी बना के दे दी ना, वो वापस थोड़ी लेगा, वो उससे कौन लेगा?
तो जो भी करना है वो रिजल्ट के बाद करना है, बट भाई ये एट योर ओन रिस्क। मैं तो आपको नहीं डांटूंगा, बट दूसरे टीचर से आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर ये चेंज हो गया तो हम क्या करें। तो ये हम चैप्टर 1 चलाएंगे, रिजल्ट आएगा, हम अपनी पेस थोड़ी स्पीड अप कर देंगे। इस दौरान सर तनवीर और सर तलाल भी आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लासेस के ऊपर। क्योंकि मेरे ऑफिस जो है, आज तो खैर मैं आपके पास सैटरडे को आ गया, बट आई वर्क 6 डेज अ वीक। तो मेरी ऑफ संडे को होती है, और मैं संडे को क्लास लेता हूँ। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, आई टेक क्लासेस ऑन संडे। अब इसमें मुझे एक चैलेंज जो पिछले 2 सेशन से भरपूर तरीके था, मैं जब संडे को क्लास लेने आया ना, मेरे सामने एक कैमरा बैठा हुआ, और मैंने बच्चों को आवाज लगाई तो सारे बच्चे ऑनलाइन। तो फिर मेरे आने का फायदा। अब आप लोगों की जो फिजिकल बच्चे बैठे हैं, इस बारे में क्या राय है? आप लोग आएंगे, ये ना हो कि ये कैमरा बैठा हुआ है या एक बच्चा बैठा हुआ है या 2 बच्चे बैठे हैं। अगर आप लोग फिजिकली आएंगे, मेरा इंटरेस्ट बरकरार है, मैं दीवारों को नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर आप कट गए कि नहीं आ रहे, ओ आज संडे कौन जाएगा, चलो यार बैठे बैठे बेड पे ही जो है वो क्लास ले लेते हैं, तो मैं 2 क्लासेस तक बर्दाश्त करूंगा, फिर मैं ऑनलाइन कर दूंगा। और ये पनिशमेंट। अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरी टर्म्स पे पढ़ना है। इस क्लास का गुंडा सिर्फ एक ही होगा, वो मैं। फिर आएंगे तो मैं आऊंगा, नहीं आएंगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया। ये उन बच्चों के लिए जो फिजिकल है, क्योंकि फिर मैं भी अपना पेट्रोल जलाऊं, फिर यहाँ तैयार होकर आगे पहुंचूं, फिर मैं भी आराम से घर में बैठ के लूँ ना क्लास। इफ यू विल बी हेयर आई विल बी हेयर, इफ यू विल नॉट बी हेयर आई विल नॉट बी हेयर, ये पहले से हमारी डील हो गई। ठीक है, 2 क्लासें बर्दाश्त करूंगा, 2 मुसलसल क्लास में आप लोग गायब, तीसरी क्लास में मुझे आप नहीं मिलेंगे। फिर आप लोग यहाँ आके बैठे हुए होंगे ना, तो मैं आपको स्क्रीन पे मिलूँ। ठीक है, लेट्स लेट्स बी श्योर। तो ये हो गए हमारी तय। संडे को हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, इट विल बी फिजिकल। और वीकडे में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से मुलाकात कर सकूं, तो डेट विल बी इन द इवनिंग क्लास। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया 100 के करीब पेजेस हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि आप लोगों को हवाई जहाज की तरह लेकर चलें, बिकॉज इट इज अ वेरी इजियर सब्जेक्ट। और इसमें आपको अपना एज क्रिएट करना है, ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम दूसरे सब्जेक्ट के लिए। मैं अपनी जिंदगी में ये भी कर चुका हूं कि मैंने कंपनी लॉ का पेपर सब्जेक्ट, जब मैं ज्यादा फ्री होता था, मैंने 2-2 महीने पहले भी खत्म कराया। और मेरा आई कैप का रिजल्ट 10 में से 9 बच्चा 90% भी आ चुका। अल्लाह का शुक्र। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मीट डालता है, क्योंकि देखें इट्स वेरी सिंपल। इंस्टीट्यूट को पैसे मिल गए, आई कैप को मिल गए, तबानी साहब को मिल गए, मुझे ही मिल रहा है, मेरा मीटर चल रहा है। जैसे ही मैं आ गया ना, कैमरे में हसन को शक्ल नजर आ गई, मेरा मीटर ऑन हो। आप लोगों को क्या मिल रहा है? तालीम, इनटेंजिबल। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको यूटिलाइज करें या उसको बास रद्दी में फेंकें। ये आगे चल के आपको काम आना है, हमारे काम आ चुका, हम पढ़ा रहे हैं, अभी आपको पढ़ना। और मैंने आपको तमाम चीजें बता दी है, किस तरीके से जो है वो आपको ये चीजें वगैरह लेके चलनी है। नोट्स की मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं देता, लेट मी पुट दिस, देयर इज नो सॉफ्ट कॉपी फॉर द नोट्स। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ये समझता हूं कि मेरे नोट्स ऐसे हैं कि आपको नोटिंग करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। आप लोगों को कोई सवाल, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई इशू, ऑनलाइन वालों तुम लोगों का कोई सवाल? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन? नो सर। चलिए जी, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। तो कल का मैं देखता हूँ कि कल अगर हमारी क्लास होती है तो आपको आ जाएगा टाइम टेबल में। तो लेट्स कीप इन टच एंड थैंक यू वेरी मच। चलिए।